Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal and we are doing our chapter 3 of civics, why we need a parliament. And in previous lecture I told you about the functions of the parliament. I told you three functions. The first function is to select the national government. The second function I told you to control, guide and inform the government, and the third is law making. Today we will discuss the first function, to select the national government. National government. The national government is also called central or union government. Central government is also called union or national government. Why national government? Because it is the government for the nation, means for whole of the country. That's why it is also called national government. I told you about the Lok Sabha elections. Now the question arises, who will form the government after the Lok Sabha election? Here we can say that the party that has majority. The party having majority will form the government. But how can we know which party has majority and which party will form the government? In this book, a list of result of the 16th Lok Sabha election May 2014, it is given in your book. ये जो लिस्ट है इसके अंदर क्या बताया गया है, यहाँ पर जो मेंबर्स हैं जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उनके यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं. यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट नंबर है 282 और ये किसके लिए है? भारतीय जनता पार्टी. इट मीन्स दीज 282 मेंबर्स बिलोंग टू द भारतीय जनता पार्टी. द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज 44. इट मीन्स दीज 44 MPs बिलोंग टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. So in the election of the Lok Sabha in 2014 we can say that the BJP और भारतीय जनता पार्टी इनकी कितनी सीट्स आई हैं? 282. इट मीन्स जो बीजेपी है ये मेजोरिटी के अंदर रही और इन्होंने क्या है जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया इन 2014. बट हेयर वन क्वेश्चन अराइजेस, हाउ वी कैन नो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ मेजोरिटी. हमने ये तो देख लिया कि 282 सीट्स जो है इन्होंने ली है और ये मेजोरिटी के अंदर आए और इन्होंने क्या है गवर्नमेंट को फॉर्म किया. बट कैसे पता चलेगा कि ये मेजोरिटी के अंदर है? आई टोल्ड यू अबाउट द टोटल सीट्स ऑफ द लोक सभा. There are 545 MPs or seats for the Lok Sabha, and out of 545, 543 members are elected and 2 members are nominated. और जो ये 2 members nominate किए जाते हैं कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस. एंग्लो इंडियंस. अब ये एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? जब हमें 1947 में फ्रीडम मिली तो उस टाइम पे कुछ ब्रिटिश पर्सन हमारे इंडिया के अंदर ही रह गए और वो यहीं सेटल हो गए. वो यहीं के अब सिटीजन बने हुए हैं. उनको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं. इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं किया जाता है, इसलिए इन लोगों को भी जस्टिस देने के लिए इनको हमारे पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 2 सीट्स उन्हीं एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व की गई है. तो लोकसभा के अंदर 543 के लिए इलेक्शन होता है एंड 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब ये जो 543 के लिए जो इलेक्शंस होता है यहाँ पर हम बात करें व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द मेजोरिटी. तो क्या होता है मेजोरिटी में? हाफ और मोर देन हाफ, हाफ और मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स. टोटल नंबर ऑफ सीट्स और एमपीज हम यहाँ पर कह सकते हैं. टोटल अब कितने बचे जिनके लिए इलेक्शन होना है? 543. अब इनमें से हाफ या हाफ से ज़्यादा जिस भी पार्टी के एमपीज होते हैं या जिनको भी हाफ या हाफ से ज़्यादा सीट्स मिलती हैं लोकसभा के अंदर, वही पार्टी मेजोरिटी के अंदर होती है और वही नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी. यहाँ पर हम कह सकते हैं 272 ये हाफ है टोटल सीट्स का. अगर किसी पार्टी को 272 और मोर या इससे ज़्यादा सीट्स अगर मिलती है लोकसभा के अंदर, देन वो पार्टी मेजोरिटी के अंदर होगी और वही पार्टी क्या करेगी? नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी. अब मैंने बताया आपको मेजोरिटी के बारे में कैसे. 272 और मोर. मान लो कोई इलेक्शन होता है और उसके अंदर किसी भी पार्टी को 272 या फिर इससे ज़्यादा सीट्स मिलती ही नहीं है. इट मीन्स क्या होता है? कोई भी पार्टी मेजोरिटी के अंदर नहीं आती है. तो
अब इस टाइम पे गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। देन वी कैन से दैट इफ इट इज डिफिकल्ट for a single party to get majority, then who will form the government? Then two or more than two party come together and make the government, and it is called coalition government. It is called coalition government. इसको हिंदी में गठबंधन की सरकार बोलते हैं। अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन के अंदर मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती है तो उस टाइम पे दो या दो से ज़्यादा पार्टी इकट्ठी होती हैं और क्या है, कोalition या गठबंधन की सरकार उस टाइम पे बनाते हैं। नाउ ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, अब कोई भी एक पार्टी जो मेजोरिटी के अंदर आती है वो क्या करेगी, नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। अब जो अदर पार्टीज हैं वो सभी किस में होते हैं, वो ऑपोजिशन में होती है। और ऑपोजिशन पार्टी में भी एक क्या है, एक सीट होती है। वो कौन सी सीट है कि ऑपोजिशन पार्टी के अंदर जितनी भी पार्टीज हैं उनमें से ऐसी पार्टी जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स आई है उनके अंदर, उस पार्टी का जो लीडर होता है वो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर बनता है। एक बार फिर से सुनेंगे, ऑपोजिशन पार्टी होते हैं, इसमें जैसे जो एक पार्टी जिसने मेजोरिटी हासिल की है उसने अपनी नेशनल गवर्नमेंट जो है फॉर्म कर ली। अब जो पार्टीज दूसरी बची वो सभी किस में होंगी, ऑपोजिशन पार्टी में होती है। इन ऑपोजिशन पार्टी के अंदर भी जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है उस पार्टी का जो लीडर है वो ऑपोजिशन पार्टी का क्या बनेगा, लीडर बनेगा। ओके, लेकिन इसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो भी टोटल सीट्स होती है 543 के लिए इलेक्शन होता है, मैंने अभी आपको बताया, इसका जो है 10% सीट्स जो है, जो भी ऑपोजिशन पार्टी का लीडर बनेगा उनकी पार्टी के 10% जो एमपीज है वो होनी चाहिए, या उनको 10% सीट्स जो है हासिल जब वो करेंगे तभी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर बनेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो 2014 में जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जो बीजेपी है या जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने 282 सीट्स या एमपीज जो है इनके थे, मीन्स ये मेजोरिटी के अंदर थी। जो सेकेंड ऑफ लार्जेस्ट पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी क्या है 44 सीट्स यहाँ पर आई, सेकेंड लार्जेस्ट। अब ये जो आईएनसी है, जो अदर पार्टीज, ये सभी किस में आ गई, ऑपोजिशन पार्टी में। इन ऑपोजिशन पार्टी में भी जितनी पार्टी है उसमें से सबसे बड़ी जो पार्टी जिसकी ज़्यादा सीट थी वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, 44 सीट्स थी। अब क्या है, इस पार्टी का जो लीडर है वही ऑपोजिशन पार्टी का लीडर बनना चाहिए, यस और नो। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2019 में जो बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी है उनकी 303 सीट्स आई, इट मीन्स इन्होंने फिर से मेजोरिटी हासिल की और इन्होंने नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी है इनकी 52 सीट्स आई। ओके, अभी क्या है, जो अपोजिशन में जितनी भी पार्टी उनमें सबसे बड़ी पार्टी आईएनसी है क्योंकि इनकी 52 सीट्स आई थी। लेकिन होना क्या चाहिए, ये जो पार्टी है 2000 जैसे 14 में भी और 19 में भी इस पार्टी का जो लीडर है वही अपोजिशन पार्टी का क्या बनेगा, लीडर बनेगा। बट जैसा कि मैंने बताया, लीडर बनने के लिए भी जो 10% सीट्स हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए इनके पास, तभी ये लीडर बनेगा। लेकिन जो 543 का जो 10% है वो कितना होता है, वो 55 सीट्स होते हैं। 2014 में भी इनकी 44 रह गई, इट मीन्स इट इज़ लेस देन 55। और 2019 की बात करें तो आईएनसी इनकी सीट्स कितना है, 52 इज ऑल्सो लेस देन 55। इस वजह से क्या है, जो अपोजिशन पार्टी है उसके ये लीडर नहीं बन पाए। अभी 2020 की बात करें तो क्या है, जो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के लीडर की जो भी सीट होती है वो अभी वैकेंट है, कोई भी अपोजिशन पार्टी का लीडर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये पार्टी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाई, इसलिए अभी ये जो सीट है वो वैकेंट है। नेक्स्ट थिंग, जो लोकसभा है उसका इलेक्शन हो जाता है, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में आती है, वो अपनी नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। अब इसके बाद पार्लियामेंट का जो इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है, टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है उसको सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अभी एग्जीक्यूटिव होता कौन है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है वही एग्जीक्यूटिव होता है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, नेशनल गवर्नमेंट कौन बनाता है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी जिसने मेजोरिटी हासिल की है वो क्या करेगी, नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी।
अब जो ये रूलिंग पार्टी होती है इसका एक लीडर होता है, और ये जो लीडर होता है यही हमारी कंट्री का पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनता है। दैट्स वाई प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब जो प्राइम मिनिस्टर है ही सिलेक्ट्स अदर एग्जीक्यूटिव्स मीन्स अदर मिनिस्टर्स। कौन से मिनिस्टर? जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हेल्थ है, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। इस टाइप के जो भी अदर मिनिस्टर्स हैं उनको सिलेक्ट करने का काम कौन करता है? जो प्राइम मिनिस्टर है वो करते हैं। इट मीन्स ऑल दीज मिनिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना जो हमारी पार्लियामेंट है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हियर वी वर टॉकिंग अबाउट द लोकसभा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो अपर हाउस लोअर हाउस ये सिर्फ और सिर्फ नेम्स है। ऐसा नहीं है कि लोअर हाउस है तो उसके पास पावर कम होंगी, अपर हाउस है तो क्या होगा, पावर ज़्यादा होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नेम्स है। राज्यसभा इट रिप्रेजेंट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। जैसा कि इस नेम से ही पता चलता है, राज्यसभा, राज्य जो हम स्टेट के लिए हिंदी में वर्ड यूज करते हैं राज्य। इट मीन्स जो राज्यसभा है क्या करती है, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने का काम करती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टोटल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा देन वी कैन से दैट देयर आर 245 members in the Rajya Sabha. Out of these 245, 233 members are elected plus 12 members are nominated by the President of India. 233 के लिए इलेक्शंस होते हैं और 12 को क्या है, नॉमिनेट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको लोकसभा के अंदर भी बताया था, वहां पर मैंने क्या बताया, 543 के लिए इलेक्शन होते हैं और 2 क्या है, इनको नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन ये जो 2 पर्सन्स होते हैं ये एंग्लो इंडियंस होते हैं। कौन होते हैं ये, एंग्लो इंडियंस। लेकिन जो राज्यसभा के अंदर क्या है, 12 पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता है, ये एंग्लो इंडियंस नहीं होते हैं। अगर एंग्लो इंडियन नहीं है तो फिर ये पर्सन कौन है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऐसे पर्सन्स जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट है, ये वो पर्सन होते हैं। ओके, और इनको बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, नॉमिनेट किया जाता है। अब ये कहाँ, किस फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोशल सर्विस है, सोशल सर्विस, लिटरेचर, एजुकेशन, आर्ट्स एक्सेट्रा। ऐसे जो अलग अलग फील्ड है वहाँ पर ये एक्सपर्ट हो सकते हैं। इन फील्ड की इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इनको एक्सपीरियंस भी होता है। ऐसे डिफरेंट फील्ड से इन पर्सन्स को जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं। और यहाँ पर जो ये 2 सीट्स लोकसभा के अंदर है, 12 जो राज्यसभा के अंदर, इनके लिए इलेक्शन नहीं होता है। ओके, इनको जो है डायरेक्ट नॉमिनेट किया जाता है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि जो सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर, और जो मिस्टर रंजन गोगोई है, जो मिस्टर रंजन गोगोई है, जो सचिन तेंदुलकर हैं, इनको 2012 में हमारे जो प्रेसिडेंट रहे 2012 में, उनके थ्रू सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। जो रंजन गोगोई हैं, इनको 2020 में, मार्च 2020 में हमारे जो अभी करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, उनके थ्रू इनको राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया गया। मीन्स इन दोनों ने क्या है, इलेक्शन नहीं लड़ा, इनको वैसे ही नॉमिनेट किया गया है क्योंकि ये अपनी जो भी इनकी कैटेगरी है, जैसे सचिन तेंदुलकर वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं और इस कैटेगरी का इनको अच्छे से क्या है, नॉलेज भी है, इनके पास ग्रेट एक्सपीरियंस है। जो रंजन गोगोई हैं, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो जुडिशरी उससे रिलेटेड थे, तो इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी इनको है और साथ में इनको अच्छी नॉलेज भी है। मीन्स ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। इसी वजह से जो है इनको क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया। इन्होंने कोई ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ा, इनको जो है डायरेक्ट नॉमिनेट राज्यसभा के अंदर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किया गया। ये तो हमने बात की इन 12 सीट्स की।
अब बात करेंगे 233। अब इनके लिए इलेक्शंस होता है। अब इलेक्शन होगा तो वोट भी डालने पड़ेंगे, लेकिन जब ये इलेक्शन होता है इनके लिए हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते। हम जैसे कि मैं अडल्ट हूँ, अडल्ट मीन्स द पर्सन्स हु आर 18 और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, वो क्या है, अपनी वोट कास्ट करते हैं, डालते हैं। जैसे कि मैं हूँ, आपके पेरेंट्स है, आपके नेबर्स है, रिलेटिव्स है, हम सभी डायरेक्ट इनके लिए वोट नहीं डालते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, राज्यसभा के लिए जो भी इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। अगर हम वोट नहीं डालें तो फिर वोट कौन डालेगा, इनका इलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो भी ये 233 जो मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं, इनके लिए कौन होगा, elected members of legislative assemblies of various states of India. It means हम क्या कह सकते हैं, elected MLAs मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो MLAs है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं। जो MPs है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो नेशनल गवर्नमेंट में होते हैं। तो जो भी MLAs हैं उनके लिए हम डायरेक्ट वोट डालते हैं। हमने इनको इलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भेजा है, मीन्स ये इलेक्टेड है। यही इलेक्टेड जो MLAs हैं अब ये वोट डालेंगे जो भी राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं 233 उनके लिए। जो यहाँ पर जैसे कि इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें राज्यसभा के जो है अलग अलग मेंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा के लिए तो 10 सीट्स हैं, राज्यसभा के लिए 5 सीट्स हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर लोकसभा के लिए 80 सीट्स हैं और राज्यसभा के लिए 31 सीट्स हैं। ये जो सीट्स किसी में कम है किसी में ज़्यादा, इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कहाँ, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी इलेक्टेड MLAs होते हैं वो क्या करेंगे, वो वोट डालेंगे इनके लिए जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा। फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा, we can say a bill is required to be passed in the Rajya Sabha to become a law। हम बात करें बिल, किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए क्या है, राज्यसभा में पास होना बहुत ही जरूरी है। बिल क्या होता है, बिल हम कह सकते हैं एक रफ प्रोपोजल होता है। ओके, मान लो लोकसभा के अंदर कोई भी जो एक बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर इस बिल को पास कर दिया जाता है, फिर इस बिल को क्या है, राज्यसभा के अंदर भेजा जाएगा पास होने के लिए, राज्यसभा। अब जो राज्यसभा है इसके अंदर 2 काम होते हैं, ये 2 काम करती है, एक तो रिव्यू और सेकंड है आल्टर। कोई भी बिल जो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के अंदर आया है, यहाँ पर राज्यसभा उस बिल को रिव्यू करेगी, मीन्स हम कह सकते हैं एक बार उसकी क्रॉस चेकिंग करेगी कि वो ठीक भी है या नहीं है। अगर उसमें कोई आल्टर चाहिए, आल्टर होते हैं चेंजेस, किन्हीं चेंजेस की उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो चेंज वहाँ पर किए जा सकते हैं, तो राज्यसभा उस बिल को फिर से लोकसभा के पास भेज सकती है। लोकसभा फिर से क्या, उसको चेक करके अगर कहीं चेंजेस होने हैं तो चेंजेस करके फिर से राज्यसभा के पास भेजेगी और राज्यसभा फिर उसको पास कर देती है। और ये बिल क्या है, फिर प्रेसिडेंट के इसके ऊपर साइन होते हैं और ये किस में चेंज हो जाता है, ये एक लॉ बन जाता है। इसलिए किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए राज्यसभा में पास होने की जरूरत होती है। नेक्स्ट थिंग, इनिशिएट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है, टू मेक द लॉज और टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो लेजिस्लेशन का काम है ये राज्यसभा के अंदर भी हो सकता है। इट मीन्स कोई भी अगर जो बिल है वो जरूर नहीं है कि वो लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाए। कुछ जो बिल है जैसे कि फाइनेंस बिल है वो क्या है, राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा के मेंबर्स जब उसको पास कर देंगे फिर उसको लोकसभा के अंदर भेजा जाएगा। ओके, और लोकसभा के अंदर पास होने के बाद उस पर हमारे जो प्रेसिडेंट है उसके साइन होंगे और फिर वो एक लॉ बन जाएगा। इसमें क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि जो लेजिस्लेशन, जो रूल या लॉ बनाने का काम है सिर्फ लोकसभा के अंदर नहीं होता, बल्कि जो राज्यसभा है उसके अंदर भी जो लेजिस्लेशन है, जो रूल्स वगैरह बनाने का काम है वो किया जाता है। I hope this function of the parliament is clear to you. It was the first function to select the national government. Okay, the next function of the parliament we will discuss in next video. Thank you.